हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस पार्ट में हमने यहाँ पर कवर कर लिए थे हमारे वेरियस पोर्शन। हमने मिसलिनियस के क्वेश्चन, साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ क्वेश्चन भी कवर कर लिए थे। हमने कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस भी कवर कर लिए थे और अभी हम उसके नेक्स्ट जो है वो पार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टूरिज्म। अब हम टूरिज्म रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो हमारे पास पहला सवाल है कि पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को हम जानते हैं देवभूमि के नाम से। ठीक है, तो देवों का वास इसे माना जाता है और वैसे भी यहाँ पर हिमालय हैं जिन्हें देवात्मा करके भी बुलाया जाता है, तो इसे देवभूमि जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा शिमला में। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये शिमला में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, बरोग हिमाचल का एक पर्यटक केंद्र कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो बरोग जो है वो कितनी ऊंचाई पर है, ये हमारे पास यहाँ पर सवाल है। तो ये 1560 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, बिजली महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है। देखिए, ऐसे मंदिरों के सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बिजली महादेव जो मंदिर है ये आपका स्थित है, कहाँ पर है, कुल्लू में है। भूतनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो भूतनाथ मंदिर हमारा मंडी में स्थित है। नेक्स्ट, गुरु घंटाल क्या है, ये सवाल है हमारे पास। ठीक है, तो ये ना तो कोई पर्वत चोटी है और ना ही ये शिव मंदिर है, ना ही अशोक का शिलालेख। ये एक प्रसिद्ध भिक्षु आश्रम है। ओके, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में सन टेम्पल कहाँ है। ठीक है, सन टेम्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर, नीरथ में है। नीरथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिडिंबा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो हिडिंबा मंदिर आपका जो पाया जाता है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मनाली में। नेक्स्ट, कुल्लू जिले के किस स्थान पर मनु मंदिर स्थित है। तो कुल्लू जिले के किस स्थान पर मनु मंदिर है। तो मनु मंदिर आपको देखने को मिलेगा शानसर में। ठीक है, शानसर में आपको मनु मंदिर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, की क्या है। की क्या है, की एक बौद्ध भिक्षु आश्रम है। ठीक है, नेक्स्ट, माता पार्वती के कान की गुम हुई बालियों को शेषनाग ने जिस स्थान पर ढूंढ निकाला था उस मंदिर का क्या नाम है। देखिए, बहुत से, अब देखो हम हिमाचल को क्या बोलते हैं, हम हिमाचल को बोलते हैं देवभूमि। तो देवों से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सी स्टोरीज हैं। लोकल लेवल पर ऐसी स्टोरीज जो है वो बहुत इनकी मान्यता भी है। तो जहाँ पर बोलते हैं कि माता पार्वती के जो है वो कान की बाली जो है वो जहाँ पर गुम हुई थी, वो हुई थी आपकी मणिकरण में। ठीक है, मणिकरण में। तो मणिकरण में यहाँ पर गुम हुई और शिव को गुस्सा आया और शिव ने वहाँ के पानी को बहुत ही गुस्से से देखा, जिस कारण से ये पानी गर्म हो गया और उबलने लगा और अभी तक ये गर्म है। तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग भी है आपका एक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, मणिकरण। नेक्स्ट, 84 मंदिर किस जिले में स्थित है। ठीक है, सवाल है 84 मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ये आपके मतलब वैसे जिला वाइज तो अगर हम देखें तो आपके चंबा में, पर आपको ये देखने को मिलेंगे कहाँ पर, भरमौर में। ठीक है, नेक्स्ट, 13वीं शताब्दी में निर्मित प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर का 19वीं शताब्दी में किस शासक ने जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, तो बैजनाथ मंदिर वैसे बंद तो 13वीं शताब्दी में गया था, पर यहाँ पर दोबारा से इसको जो है वो रिपेयर करवाने का काम किया है राजा संसार चंद ने। नेक्स्ट सवाल, ज्वालामुखी मंदिर किस जिले में स्थित है। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो ये आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा में। मंडी के किस शासक ने 1346 में पराशर मंदिर निर्मित करवाया था। तो किसने जो है वो पराशर मंदिर का निर्माण करवाया, ये सवाल है। तो पराशर मंदिर का निर्माण करवाया है बाणसिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर है। तो ये आपको देखने को मिलेगा मणिमहेश मंदिर सबसे ऊंचाई पर स्थित है। शिमला की प्रसिद्ध जाखू चोटी पर कौन सा मंदिर है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको हनुमान जी का मंदिर जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में सूर्य मूर्ति विराजमान है? ठीक है, तो किस मंदिर में सूर्य मूर्ति हमें देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है महिषासुर मंदिर बजौरा में है। नेक्स्ट, शहतलाई स्थान का संबंध किस मंदिर से है? तो यहाँ पर आपको कौन सा मंदिर देखने को मिलेगा? बाबा बालकनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाटकोटी मंदिर किस जिले में है? ठीक है, बहुत इजी सवाल है। फिर से, हाटकोटी मंदिर आपको देखने को मिलता है शिमला में। ठीक है, लाहौल में मृकुला देवी मंदिर किस मूर्ति कला का नमूना है? ऐसे सवाल भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो मृकुला देवी मंदिर कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है। तो कहाँ पर है ये है आपका लाहौल में। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी मूर्ति कला है? तो इसका जवाब होगा आपका धातु कला। धातु कला इसका करेक्ट आंसर होगा। त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? त्रिलोकीनाथ मंदिर आपको देखने को मिलता है लाहौल स्पीति में। ठीक है, वैसे तो आपका एक कांगड़ा में भी है छोटा सा त्रिलोकीनाथ का मंदिर, और एक लाहौल स्पीति में भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रिजेश्वरी मंदिर, जिसे महमूद गजनबी की सेना ने नष्ट कर दिया था, कहाँ पर है? तो ब्रिजेश्वरी मंदिर आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा में। ठीक है, कांगड़ा में, ये एक शक्तिपीठ भी है। नेक्स्ट, मशरूर के मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मशरूर का जो मंदिर है ये आपको देखने को मिला, ये रॉक कट टेम्पल है। ठीक है, रॉक कट टेम्पल है ये, जिसे एलोरा ऑफ हिमाचल भी बोलते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि हिमाचल का अजंता किस मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हिमाचल का अजंता क्या है, और ये आपका एलोरा है। ठीक है, मशरूर के मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब है कांगड़ा। ये आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, 1527 में मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मंदिर, ये जो मंदिर है आपका भूतनाथ मंदिर, इसका निर्माण करवाने वाले थे अजबर सेन। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। अजबर सेन ने भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ पर? मंडी में। ठीक है, मंडी में जो है वो सेन वंश जो है वो रहता है, तो आपको उससे ही इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है आपका कि चंबा में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो चंबा में स्थित जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये बनवाया है साहिल वर्मन ने। किसने? साहिल वर्मन ने बनवाया। मणिमहेश पर्यटन स्थल किस जिले में है? मणिमहेश पर्यटन स्थल, तो ये आपको देखने को मिलेगा चंबा में। चिंतपूर्णी मंदिर का अधिकतर भाग किस जिले में है? ठीक है, तो चिंतपूर्णी मंदिर का जो अधिकतर भाग आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? ऊना में स्थित है। नेक्स्ट, कांगड़ा जिले का ज्वालामुखी मंदिर किस वास्तुशैली से बना हुआ है? ठीक है, तो ऐसे सवाल ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बना हुआ गुम्बद शैली यानी डोम्ड शैली से बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको इस ये जो हमारे सीरीज चली हुई है अभी, ये जो टूरिज्म के क्वेश्चन है, जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं आपको मंदिर के स्टाइल्स बताऊंगी, ये डोम किस तरह के होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन इसके इस वीडियो के एंड में, ठीक है, इसमें बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट, अवलोकितेश्वर मंदिर कहाँ है? ठीक है, तो ये आपका जो मंदिर है ये देखने को मिलता है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट सवाल है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पांडव भीम की पत्नी हिडिंबा व उनके पुत्र घटोत्कच के मंदिर बने हुए हैं? ठीक है, तो ये हिडिंबा और घटोत्कच के जो मंदिर हैं ये कुल्लू घाटी में बने हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भीमा काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भीमा काली जो मंदिर है ये आपका सराहन में स्थित है। प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो अभी अभी हमने इस सवाल को भी जो है वो कवर किया है। तो आपका ये जो मंदिर है, जो जहाँ पर सूर्य मंदिर है हिमाचल प्रदेश का, ये आपको नीरथ में देखने को मिलता है। प्रसिद्ध शिकारी देवी मंदिर किस जिले में है? तो शिकारी देवी मंदिर जो है वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? मंडी में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, चंडीगढ़ के नजदीक मनसा देवी मंदिर डैश स्टेट के पूर्वकालीन प्रदेश में था। ठीक है, तो आपको इसका जवाब देना है कि कहाँ था। तो इसका जवाब है कहाँ पर? सिरमौर। ओके, नेक्स्ट आता है सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो सिरमौर का जो बाला सुंदरी मंदिर है वो त्रिलोकपुर में स्थित है। आपको त्रिलोकपुर में ये देखने को मिलता है। उदयपुर का मृकुला देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस सामग्री से बना हुआ है? सवाल है
कि किस सामग्री से इसे बनाया हुआ है। तो ये जो मंदिर है ये बहुत ही शानदार मंदिर है, ये आपको लकड़ी से बना हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है द्योट स्थित मंदिर किस जिले में है, तो ये आपको हमीरपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर महिलाओं का जाना वर्जित था। ठीक है, पर अभी भी मतलब मान्यता के अनुसार औरतें वहाँ नहीं जाती हैं, बट वैसे अलाउ हो गया। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो रंगनाथ मंदिर जो है वो आपका पुराना बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट, किस मंदिर का कारदार या प्रबंधक या ठाकुर और पुजारी लामा होता है? तो लामा किस मंदिर का होता है? तो ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए शिकारी देवी, हिडिंबा और नैना देवी मंदिर में ऐसा नहीं है। त्रिलोकीनाथ मंदिर का जो पुजारी होता है वो लामा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए सवाल, हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये चंबा में स्थित है। ठीक, मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? अभी भी हमने ये सवाल भी किया है, तो ये आपको मनाली में देखने को मिलता है, अभी भी हमने कवर किया था इसे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली में निर्मित है? ऐसे सवाल ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पैगोडा शैली में यहाँ पर जो निर्मित है मंदिर वो है आपका हिडिंबा देवी का मंदिर मनाली में। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कामाक्षा मंदिर कहाँ स्थित है? कामाक्षा मंदिर जो है वो आपको देखने को मिलता है करसोग। ठीक है, करसोग में ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्राचीन रॉककट मंदिर स्थित है? अभी अभी हमने इसको किया था, तो प्राचीन रॉककट टेम्पल जो है वो हमारा मसरूर टेम्पल, ये आपको देखने को मिलेगा मसरूर में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली का परिचायक है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पैगोडा शैली में बना हुआ आपका कामाक्षा मंदिर है, कामाक्षा। ठीक है, नेक्स्ट, सुजानपुर टेरा में प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर आपका एक गौरी शंकर मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, ये भी भव्य मंदिर है। तो इसका जो आंसर है कि इसका किसने निर्माण करवाया था, तो इसका निर्माण करवाने वाले थे संसार चंद। 84 मंदिरों के समूह के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है हमारे पास भरमौर, यहाँ पर 84 मंदिरों का समूह है। ठीक है, नेक्स्ट, पंचवक्त्र मंदिर किस कस्बे में है? ठीक है, तो पंचवक्त्र मंदिर जो है वो आपका मंडी में देखने को मिलता है। आई होप आप इनको साथ साथ में याद कर रहे होंगे। नेक्स्ट, मेनरी बोपो मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपका मठ है ये काला घाट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मशहूर की गोम्पा कहाँ है? तो की गोम्पा आपको देखने को मिलेगा काजा में। ठीक है, 8वीं सदी में तिब्बत और बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले पद्म संभव कुछ समय कहाँ पर रहे? ठीक है, तो ये जो आपके ये रहे थे इनमें से रिवाल्सर। ठीक है, तो रिवाल्सर में जो है वो ये रहे। नेक्स्ट आता है, पौंटा साहिब और रिवाल्सर गुरुद्वारे किस गुरु से संबंधित हैं? ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब रहेगा गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है ये जगह आपकी। ठीक है, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक ताबो बौद्ध विहार किस घाटी में स्थित है? ठीक है, तो ताबो बौद्ध विहार जो है वो आपका स्पीति घाटी में देखने को मिलता है। पद्म संभव कौन था? ठीक है, पद्म संभव जो है एक बुद्ध विख्याता थे। ठीक है, ना तो वो योद्धा थे ना अफगानिस्तान के हमलाखोर थे, इनमें से कुछ नहीं, तो ये आपके बुद्ध विख्यात थे। ठीक है, की मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो अभी भी हमने इस सवाल को भी किया है कि की मोनेस्ट्री, देखिए आधे सवाल तो आपके ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ये आपको स्पीति में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, उदय पद्म संभव ने लाहौल स्पीति में किस मठ की आधारशिला रखी थी? ठीक है, तो इन्होंने जिस मठ की आधारशिला रखी थी उस मठ का नाम था गुरु घंटाल। तो ये भी आपको याद रखना है कि गुरु घंटाल कहाँ है। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि ये लाहौल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ पर स्थित है? तो आप इसका एकदम से आंसर दे सकते हो, कहाँ पर है ये? लाहौल में। गुरु घंटाल संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ? देखिए, ये जो आपका संप्रदाय है इसका उदय हुआ है लाहौल स्पीति में। यहाँ पर इनमें से और कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है, तो ये आपके लाहौल स्पीति। बौद्ध स्तूपों के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? तो ये हमें देखने को मिले हैं चैतडू में, बौद्ध स्तूपों के अवशेष कुछ देखने को मिले हैं। ये चैतडू आपका धर्मशाला के पास ही है। ठीक है, नेक्स्ट,
की मठ कहाँ है? देखिए की मठ ना बार बार जो है वो पूछा जा रहा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा स्पीति में। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध ताबो बौद्ध विहार किस सामग्री से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है, देखो स्लेटों से भी नहीं है, ये लकड़ी से भी नहीं, पक्की ईंटों से भी नहीं, ये बना है मिट्टी के गारे से। ठीक है, तो ताबो बौद्ध विहार मिट्टी के गारे से बना हुआ है। ठीक है, बड़ू साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बड़ू साहिब गुरुद्वारा जो है वो आपको सिरमौर में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कांगड़ा जिले में 2 बुद्ध स्तूपों के भग्नावशेष प्राप्त हुए, कहाँ से हुए हैं ये हमें प्राप्त? तो ये हमें चड़ी और चैतरू में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी अभी हमने ये क्वेश्चन भी कवर किया था। शिमला के गेटरी थिएटर का निर्माण कब हुआ? तो शिमला के जो गेटरी थिएटर है इसका निर्माण हुआ था 1887 में। हमने कल भी इस क्वेश्चन को कवर किया था आई थिंक। ठीक है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो आपको देखने को मिलती है अंद्रेटा में। देखिए नायब तहसीलदार के पेपर में भी ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। नेक्स्ट, भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में सबसे मुख्य वस्तु क्या है? तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है, देखिए भूरी सिंह किसी भी संग्रहालय में ना आपकी जो चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके दस्तावेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन हुए? पर्शियन, पंजाबी और टांकरी भाषा के दस्तावेज जो है वो भूरी सिंह संग्रहालय में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सबसे मुख्य आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट, रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये आपको देखने मिलेगी नगर। नगर आपका कुल्लू में है, कुल्लू की पुरानी राजधानी नगर हुआ करती थी। नेक्स्ट, भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही आसान सवाल है, ये आपका स्थित है कहाँ पर? चंबा में। चंबा में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को किसने बनवाया? अब ये सवाल भी हमारा रिपीट हो रहा है, साहिल वर्मन ने इसे बनवाया था। किस मंदिर का जो कारदार या ठाकुर या पुजारी लांबा होता है? तो ये फिर से हमारा सवाल जो है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब रहेगा आपका नैना देवी मंदिर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कुल्लू के निकट नहीं है? ठीक है, तो कुल्लू के निकट जो नहीं है वो है आपके बिजली महादेव। ठीक है, ये आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कुल्लू घाटी के मणिकरण को किस देवता से जोड़ा जाता है? ठीक है, तो कुल्लू घाटी के मणिकरण को जोड़ते हैं हम किससे? ये शिव से। ठीक है, तो शिव से जोड़ा जाता है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो पार्वती जी का कानका जो है वो इसमें गिर गया था, जो वो स्टोरी है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि हरिराय मंदिर चंबा के किस इलाके में है? तो हरिराय मंदिर चंबा के किस इलाके में, ये सवाल है। तो यहाँ पर जो हमारा जो सही जवाब होगा वो है आपका, ये आपको देखने को मिलेगा चौगान में। ठीक, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन मनीषी को पूजा जाता है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पूजे जाने वाले कौन हैं? तो ये इनको हम जो है वो मार्कंडेय ऋषि को जो है वो पूजते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है कि चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम कांगड़ा के किस निम्नलिखित में से किसके नजदीक है? ठीक है, तो किसके नजदीक है? ये योल के नजदीक। ठीक है, तो चिन्मय संदीपनी हिमालय आपका योल के नजदीक है, योल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सपनी किला कहाँ है? ठीक है, तो सपनी किला जो है वो कल्पा में आपको देखने को मिलता है। नाहन कोठी पंचकुला में सिरमौर के किस राजा ने बनवाई थी? ठीक है, तो नाहन कोठी जो है वो पंचकुला में किस राजा ने बनवाई थी, ये सवाल है। तो ये बनवाई थी आपके फतेह प्रकाश ने। ठीक है, कुल्लू के निर्मंड इलाके से कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है? ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये जुड़े हुए हैं आपके कौन? यहाँ पर परशुराम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवालसर गांव निम्नलिखित में से किस से जुड़ा है? ठीक है, तो ये जुड़ा है, देखिए रिवालसर गांव में पद्म संभव, लोमस ऋषि हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, तीनों से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, दरान घाटी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे के पास है? तो दरान घाटी जो शरण स्थल है ये आपको देखने को मिलता है, ये आपका रामपुर बुशहर के पास है। नेक्स्ट, डेरा सद बाबा
रुद्रु हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, तो ये है आपके ऊना में देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट, शिमला के आसपास स्थित किस मंदिर का निर्माण नैनीताल के संत नीम करोड़ी द्वारा किया बताया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आपका सही जवाब होगा वो है संकट मोचन का। संकट मोचन का जो निर्माण है नैनीताल से आए हुए संत नीम करोड़ी द्वारा करवाया गया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में करसोग क्षेत्र में स्थित शिकारी देवी मंदिर, तो मंडी के कहा करसोग में शिकारी देवी मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर आइडिया लग रहा होगा कि हम लगभग जो है वो कहीं ना कहीं 2-3 मंदिर ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको जो आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। तो इसकी 10,000 फीट जो है वो वास्तविक समुद्र तल से ऊंचाई है। नेक्स्ट, भुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, भुंडा उत्सव जो है ये जो है वो एक तरह से परशुराम से संबंधित है। बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का विचार किसके द्वारा प्रकट किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था W गोल्डस्टीन के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे किसके रिलेटेड? ये आपके टूरिज्म के रिलेटेड। और अभी मैं आपको कुछ स्टाइल्स मंदिरों के बता देती हूँ जिनसे कि क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मंदिरों के क्या क्या प्रमुख आपके मेन स्टाइल रहते हैं? देखिए, एक होता है आपका पेंट रूफ स्टाइल। पेंट रूफ स्टाइल, पेंट रूफ स्टाइल कैसा होता है? आपको इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे इनकी छत जो है वो इस तरह से होगी, या फिर इनकी छत के नीचे भी आपको इस तरह से छत देखने को मिल सकती है। ठीक है, या फिर सिंगल हो सकता है आपका, ये पेंट रूफ स्टाइल है। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपके छतरारी चंबा में जो है आपका शक्ति देवी मंदिर, शक्ति देवी मंदिर हो गया। ठीक है, ये आपका चंबा में है। उसके अलावा लक्षणा देवी मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर भी इसी का एक एग्जाम्पल है। फिर आपका ये भी आपका चंबा में, भरमौर में है, ये आपका छतरारी में है। उसके अलावा लाहौल स्पीति का काली देवी मंदिर या फिर मृकुला देवी, मृकुला देवी भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहते हैं ऐसे सवाल। तो ये आपके काली देवी या फिर मृकुला देवी लाहौल स्पीति में, और शक्ति देवी और लक्षणा देवी आपके चंबा में। तो पेंट रूफ स्टाइल ये आपका हो जाता है। फिर आपका एक आता है पिरामिडिकल स्टाइल, पिरामिडिकल स्टाइल। ओके, पिरामिडिकल स्टाइल देखिए पिरामिड की तरह होता है और इसका ये आपको शेप कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक, ये बहुत ही तीखा सा होगा ऊपर से, ये तीखा नहीं था उतना। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से, और ये इसकी हाइट भी होती है, पिरामिडिकल स्टाइल है। जैसे आपको हटेश्वर देवी का हाटकोटी शिमला में मंदिर देखने को मिलेगा, हटेश्वरी देवी। ओके, या फिर हाटकोटी में आपका शिव का मंदिर है, महासू का मंदिर है, महासू टेम्पल है आपका। ठीक, तो ये आपको देखने को मिलता है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो आ जाता है नेक्स्ट पेगोडा स्टाइल। ठीक है, पेगोडा स्टाइल की बात करें तो ये किस तरह के होंगे? ये इस तरह के होंगे। ठीक है, ये इस तरह के, मतलब इनके एज बहुत ही शार्प होते हैं और ये इस तरह के, मतलब स्टोरी पर स्टोरी होगी, छत पे छत होगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये एक लाइन में आते हुए इसके कॉर्नर्स दिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पेगोडा, जैसे प्राशर हो गया, प्राशर टेम्पल हो गया। प्राशर टेम्पल कहाँ पर है आपका? ये मंडी में है। ठीक है, मंडी का प्राशर हो गया। ये आपका सुखदेव ऋषि का मंदिर हो गया, ये भी आपका मंडी में है। तो ये आपके किसके? पेगोडा स्टाइल के कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, पेगोडा स्टाइल हो गया। हिडिंबा देवी का मंदिर हो गया जो कुल्लू मनाली में है आपका। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल हो गया आपका। ठीक, और कुछ आपको ना सतलुज वैली स्टाइल देखने को मिलते हैं, सतलुज वैली स्टाइल देखने को मिलेंगे। ठीक, ये सतलुज वैली स्टाइल मंदिर कौन से? देखिए, ये जो मंदिर है ये कहीं ना कहीं आपका ब्लेंड है। दीज टाइप ऑफ टेम्पल्स आर फ्यूजन और द ब्लेंड ऑफ पेंट रूफ एंड पेगोडा स्टाइल टेम्पल्स। तो उनका कहीं ना कहीं ब्लेंड है। जैसे कि आपका आ जाएगा बहना महादेव, ठीक है, या फिर धनेश्वरी देवी। ठीक है, निथर में है ये भी आपके। ओके, तो ये आपके आ जाएंगे। उसके अलावा जो देखिए मुगलों ने बहुत टाइम तक जो है वो हमें अपने कब्जे में रखे रखा था, हमारे बहुत बड़े एरियाज़ को। तो मुगलों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास आर्ट
निकल के आया, जैसे डोम शेप टेम्पल निकल आया, ये डोम शेप इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से ये डोम है। तो डोम शेप टेम्पल जैसे ज्वालामुखी का मंदिर हो गया या फिर चिंतपूर्णी का हो गया, ठीक है, इस तरह के आ जाते हैं। एक होता है आपके फ्लैट रूफ, बिल्कुल इस तरह के फ्लैट, ठीक, फ्लैट जिसकी छत जो है वो फ्लैट होती है, वो आपके फ्लैट रूफ होते हैं, ठीक है, कांगड़ा में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। या जैसे आपका आ गया ब्रजराज स्वामी मंदिर, आ गया ब्रजराज स्वामी मंदिर। अब ये जो आपका मंदिर है कहाँ है, नूरपुर में है, नूरपुर में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह के आपके जो है वो अलग अलग स्टाइल में टेम्पल देखने को मिलते हैं। तो आई होप अब आप इसको इजीली एलिमिनेट कर लोगे कि कौन कौन सा स्टाइल किस तरह के टेम्पल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, और नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देती हूँ इसी के बारे में। जैसे मंदिर हैं आपके, तो मंदिर में जैसे चंपावती मंदिर है तो वो आपका चंबा में होगा, मैक्लोडगंज मंदिर मैक्लोडगंज में होगा, ठीक है। कुछ तो आपके नाम से, जैसे भागसुनाग मंदिर भागसुनाग कांगड़ा में है, ठीक है। चामुंडा देवी मंदिर आपका कांगड़ा में है, ठीक है। तो आपको मंदिरों के बारे में जो है वो पढ़ लेना है। ऐसे लक्षणा देवी मंदिर हो गया, इंपॉर्टेंट मंदिर है ये कुछ आपके, लक्षणा देवी हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका कहाँ, भरमौर में, भरमौर चंबा में है, ठीक है। मणि महेश भी आपका भरमौर चंबा में, शक्ति देवी हो गया छतरारी का, ठीक है। लक्ष्मी दामोदर मंदिर हो गया, ये भी आपका चंबा में, लक्ष्मी नारायण चंबा में है, ठीक है। हरिराय मंदिर, गौरी शंकर, गणेश मंदिर, ये सब आपके चंबा के मंदिर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो मंदिरों के बारे में जो है वो कुछ चीज़ें तो ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी शैली से, जैसे शिखर शैली से कौन से बने, त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो शिखर शैली से बना हुआ है चंबा का, ठीक है। तो आपको शैलियाँ जो है वो मंदिरों की याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ठीक, तो अब हमारे पास टॉपिक है अवार्ड्स, ठीक है। अब हम अवार्ड्स पर बात करेंगे। पहला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की स्थापना, ठीक है, कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1968 में, ठीक है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी द्वारा कुल कितने पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो इनके द्वारा जो प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या 18 है, तो 18 पुरस्कार ये देते हैं। वर्ष 1983 में प्रथम पहाड़ी कविता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ये दिया गया था किसे, ये दिया गया है डॉक्टर बीरियाम सिंह को, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी द्वारा किस वर्ष से कला सम्मान प्रदान किया जाना प्रारंभ हुआ, तो कब से इन्होंने ये अवार्ड देना शुरू कर दिया था, तो ये इन्होंने 2003 से शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, गंभरी देवी को किस वर्ष टैगोर सम्मान दिया गया था, ठीक है। तो गंभरी देवी को जो है वो 2012 में, ठीक है, 2012 में इनको टैगोर सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य पुरस्कार एवं सम्मान की स्थापना की गई, कि जो भी साहित्यकार हैं उन्हें बढ़ावा मिले, उन्हें प्रमोट करना है, ये सब चीज़ें मतलब रिकॉग्निशन देने की कोशिश की गई थी ये 1985 में। नेक्स्ट, 1986 में हिंदी साहित्य के लिए प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखना है आपको इनका नाम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, ठीक है। ये जो पुरस्कार है ये दिया गया था श्री केशव को 1986 में, ठीक है। उत्कृष्ट हिमाचली संस्कृति साहित्य में प्रथम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ये पुरस्कार जो है वो मियां गोवर्धन सिंह को दिया जा चुका है, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल देखिए, पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो पहाड़ी दिवस जो हम मनाते हैं वो मनाते हैं 1 नवंबर को। किस साहित्यिक कृति के लिए डॉक्टर सुशील कुमार फुल को हिमाचल प्रदेश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इनको जो है वो दिया गया था आपका हारे हुए लोग, ठीक है, ये इनकी कृति है, इसके लिए इनको ये पुरस्कार जो है वो मिला था, ठीक है। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके रिगार्डिंग आ जाती हैं, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो है वो जयंती मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं? 1 नवंबर को, 1 नवंबर को, जिसे पहाड़ी दिवस की संज्ञा दी गई, ठीक है। और उसके अलावा पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम की जयंती 3 दिसंबर को मनाते हैं, सॉरी हाँ 11 जुलाई को मनाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो ये आपको जो है वो याद रखनी है कुछ चीज़ें, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो जयंती है वो 7 जुलाई को होती है, सॉरी 1 नवंबर को हम पहाड़ी दिवस ऐसे ही मनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हिंदी दिवस है आपका 14 सितंबर को, ठीक है। 3 दिसंबर के दिन हम यशपाल जयंती मनाते हैं, ठीक है। और श्रवण पूर्णिमा जब होती है तब हम संस्कृत दिवस मनाते हैं। संस्कृत दिवस कब मनाते हैं हम? जब श्रवण पूर्णिमा होती है, श्रावण पूर्णिमा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए अब हमने यहाँ पर कवर कर लिया है आपका पुरस्कार भी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास अब जो सवाल आएंगे वो हमारे पास अगला टॉपिक है। हम यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड या शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो है वो सवाल देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको नौणी सोलन में स्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में स्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है आपका 1953 में, ठीक है। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बना दिया कि सबके लिए अनिवार्य है, ठीक है। वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर और वानिकी विश्वविद्यालय का कुलपति कौन है, ठीक है। तो चलिए इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ, बट वैसे आपको जो है वो करंट पर्सपेक्टिव से इसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर है राज्यपाल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो आपको देखने हैं। तो करंट अफेयर के हिसाब से आपको इसको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पहला सिख विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? बड़ू साहब में, ठीक। नेक्स्ट सवाल पर आ जाए, हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये स्थित है आपका सुजानपुर में, ठीक। नेक्स्ट, डॉक्टर वाई.एस. परमार वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय नौणी किस वर्ष स्थापित हुआ? तो ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर वाई.एस. परमार वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय के पहले उपकुलपति कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इसको भी याद रखना है। M.R. ठाकुर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा कब स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो आपका स्थापित हुआ था 1979 में, ठीक। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, ठीक है। तो कृषि विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलता है पालमपुर में, ठीक है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार का ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार का जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है उसका ये क्या है कि पर्यावरण शिक्षा का प्रसार करना, ठीक है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्रथम उपकुलपति कौन थे? तो पहले उपकुलपति जो है वो डॉक्टर R.K. सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में एक IIT संस्था कहाँ पर है, ठीक है। तो IIT संस्था जो है वो आपको देखने को मिलेगी मंडी में। हिमाचल प्रदेश में 10+2+3 नई शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10+2+3 ये जो आपकी शिक्षा प्रणाली है ये इसको हमने लागू कर दिया था। तो सवाल है कि कब लागू किया था। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया ये सवाल, क्योंकि वैसे भी आपकी एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उस रिगार्डिंग ये आपका पूछा जा सकता है, इसकी संभावना है। तो 1986 में देखिए आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो अभी तक 3 बार आई है। पहली आपकी आई थी 1968 में, फर्स्ट थी ये, सेकेंड आई थी 1986 में और थर्ड आ गई 2020 में, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो एजुकेशन पॉलिसी रही। तो यहाँ पर 1986 वाली पॉलिसी में हमने 10+2+3 वाला जो एजेंडा है
या जो ये जो प्रणाली है इसे अपना लिया था। ठीक, नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है धर्मशाला में। ठीक, नेक्स्ट महिमा पुस्तकालय स्थित है। महिमा पुस्तकालय आपका कहाँ पर है? तो ये नाहन में है। नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है सोलन। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं के लिए स्तर राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त जरूरी नहीं है? ठीक है, तो देखिए, ये खंड शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हो, ये तो जरूरी है। ठीक है, इसमें SC ST की जनसंख्या 50% से अधिक हो, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, इसमें जो है वो SC ST का ऐसी कोई भी इसमें क्राइटेरिया रखा नहीं गया था। ठीक है, ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से नीचे हो, बिल्कुल ठीक। लिंग अनुपात का अंतर राष्ट्रीय स्तर से ऊपर हो, ठीक। तो ये आपका जो है वो 3 कंडीशन जो है वो इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक कंडीशन इसमें ये नहीं आती है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल है कि वर्ष 2012 से 13 की वार्षिक शिक्षा स्तर रिपोर्ट असर के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कितने प्रतिशत 5वीं कक्षा के विद्यार्थी केवल दूसरी कक्षा की किताब का पाठ ही पढ़ पाते हैं? ठीक है, तो एक सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसमें बोला गया कि 5वीं कक्षा का जो छात्र है वो दूसरी कक्षा का पाठ भी अच्छे से नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, तो ये जो आपका है 2012 से 13 में ये रिपोर्ट जो है वो आई थी। तो इसका करेक्ट आपका आंसर कौन सा रहेगा? इसका आंसर है 72.8। ठीक है, तो 72.8%, ये बहुत ज्यादा बड़ी परसेंटेज है। नेक्स्ट, कांग्यूर और तांग्यूर बौद्ध मतों से संबंध साहित्य को कारदंग बौद्ध मठ में सुरक्षित रखा गया है। ये किस स्थानीय बोली में लिखे गए? किस स्थानीय बोली में ये लिखे गए हैं? तो इसका आंसर है भोटी में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, बिलासपुर जिले की बोली कौन सी है? बिलासपुर जिले की जो बोली है उसे हम बोलते हैं कहलूरी। ठीक है, क्योंकि कहलूर भी इसी का नाम था, तो कहलूरी या ब्यासपुर या कहलूर। हिमाचल प्रदेश में 32 विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं, इनमें से कितनी भारतीय आर्य परिवार की हैं? ठीक है, आपके भाषा परिवार है ना, भारोपीय जो है वो या आर्य भाषा परिवार से कौन सी कितनी बोलियां आती हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो इनमें से जो 21 है वो आपके भारतीय आर्य परिवार की बोलियां हैं। नेक्स्ट, टांकरी क्या है? ठीक है, तो टांकरी क्या है? कि बुनाई का तरीका है? बिल्कुल नहीं। विवाह की रीति? नहीं। एक सिक्का? नहीं। तो ये एक प्रकार की लिपि है, ये पहाड़ी की लिपि है, थोड़ी थोड़ी पंजाबी की तरह होती है। नेक्स्ट, कहलूरी किस जिले में बोली जाती है? अभी भी पढ़ा है हमने, तो बिलासपुर में कहलूरी जो है वो बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजभाषा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी है, ज्यादातर यहाँ के लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शिमला अतीत और वर्तमान के लेखक कौन है? अब देखिए, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही इजीली ये सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि शिमला अतीत और वर्तमान के जो लेखक हैं वो है एडवर्ड जेबे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, हिमालयन पिलग्रिमेज के लेखक कौन है? तो हिमालयन पिलग्रिमेज के लेखक हैं BN दत्तार। ठीक है, हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इन पुस्तकों के लेखक को आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो ये है JC फ्रैंक। ठीक है, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल के लेखक कौन है? इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है WG आर्चर। ठीक, नेक्स्ट, प्राचीन हिमालय किसने लिखी? तो ये जो किताब है ये किसने लिखी, ये सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस किताब के लेखक है LP पांडे। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालयन सर्किट पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमालयन सर्किट पुस्तक के लेखक आपको देखने मिलते हैं JD खोसला। नेक्स्ट सवाल देखिए, तारीखे रियासत सिरमौर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस किताब के जो लेखक है वो है कंवर रजौर सिंह। कांगड़ा पेंटिंग्स पुस्तक किसने लिखी है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये पुस्तक जो है वो लिखी हुई है MS रंधावा ने। ठीक, कांगड़ा पेंटिंग्स को GI टैग भी मिला हुआ है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये है आनंद चंद। प्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल किस जिले से संबंधित है? तो यशपाल जी जो है वो किस जिले से संबंध रखते हैं? ये रखते हैं हमीरपुर से, ये आपको याद रखना है। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी हुई है जे हचिसन ने। ठीक, नेक्स्ट पॉलीएंड्री इन हिमालयास। ठीक है, पॉलीएंड्री क्या होता है? ज़्यादा, एक से ज़्यादा जब एक औरत शादी करती है तो बहुपति प्रथा हम इसे बोलते हैं। पॉलीएंड्री इन हिमालयास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक आपको देखने मिला डॉक्टर वाई.एस. परमार। ठीक, नेक्स्ट निर्मल वर्मा की निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो देखो चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, निम्नलिखित लेखकों को जिन्होंने हिमालयन क्षेत्र के बारे में लिखा है सही ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऐतिहासिक क्रम में अगर इन्हें व्यवस्थित करना हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए पाणिनि सबसे पुराने हैं, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी 5th सेंचुरी BC में, तो पाणिनि आएंगे सबसे पहले। तो आपका वैसे यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, ऑप्शन ए। पाणिनि के बाद टॉलेमी, फिर उसके बाद आपके आते हैं चंद्रगोमिन एंड देन वराहमिहिर। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मनमोहन सिंह। नेक्स्ट हिमाचल भूत वर्तमान और भविष्य के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये आपको इनके लेखक जो देखने को मिलते हैं देवराज शर्मा। HP क्षेत्रफल व भाषाएं निम्न में से निम्न के द्वारा लिखी गई हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर वाई.एस. परमार। डॉक्टर पीयूष गुलेरी की पुस्तक रचना छोटे क्या है? ठीक है, तो क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कविता है या निबंध है? ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है कविता। ठीक है, अच्छा अबोर्ड ऑफ गॉड के लेखक कौन है? अबोर्ड ऑफ गॉड जो है वो लिखी हुई है किसने? एंड्रयू विल्सन ने। ठीक है, तो एक तरह से इसे अबोर्ड ऑफ गॉड भी बोलते हैं। ठीक है, देवालय, देवात्मा, इस तरह से देवभूमि, तो वैसे आपका आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, सवाल है कि किस साहित्यिक कृति के लिए डॉक्टर सुशील कुमार फुल को हिमाचल प्रदेश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से नवाजा गया? ठीक है, इनसे सम्मानित किया गया था। तो ये है हारे हुए लोग, इन्होंने लिखी है सुशील कुमार फुल ने। ठीक है, हारे हुए लोग। किस साहित्यकार ने निबंध संग्रह बूंद बनी समुद्र शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है आपका प्रेम परखोवली। ठीक है, पखरोवली का। ठीक है, निम्न पुस्तकों में से किसमें कालिदास ने किन्नरों का वर्णन किया? ठीक है, तो कालिदास के द्वारा भी ये वर्णित है। ठीक है, तो इसका ये कुमार संभव जो है वो इसमें इन्होंने वर्णन किया। दर्द घमोटवी नामक नाम से कौन से साहित्यकार जाने जाते हैं? तो दर्द घमोटवी जो है वो हम किसे बोलते हैं? यहाँ बोलते हैं देशराज डोगरा को। नेक्स्ट जुब्बल के किस दरबारी कवि ने ललित काव्यम लिखा? तो ललित काव्यम लिखने वाले कौन थे? यह कन्हैया लाल शर्मा। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि शिमला के किस पहाड़ी रियासत के दरबारी कवि शशि वंश विनोद के लेखक हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है बिलासपुर। कंट्री लाइफ पुस्तक के से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो कंट्री लाइफ बुक जो है ये रिलेटेड है नोरा रिचर्ड। नेक्स्ट अंतिम अरण्य और शताब्दी के ढलते वर्षों में किस हिमाचली लेखक की रचनाएं हैं? ठीक है, ये किसकी रचनाएं हैं ये सवाल है। तो ये है आपकी निर्मल वर्मा की रचनाएं। ठीक, नेक्स्ट आता है सवाल हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू और लाहौल स्पीति पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये हैं आपके APF हारकोट। नेक्स्ट हिमालयन अबॉर्ड ऑफ लाइट के लेखक कौन है? हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं निकोलस रोरिक। ठीक है, महर्षि भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है? ठीक है, तो कौन सा इनमें नहीं है? तो ये आपको बताना है, तो आंसर होगा आपका लिंगानुपात। ठीक है, तो ये नहीं आता है इसमें। नेक्स्ट आपका आता है कि पाबूची, पंडवाणी और भटाक्षरी किस चीज के घोटक हैं? ठीक है, तो ये किस चीज को एक तरह से डिपिक्ट करते हैं? ये कहते हैं लिपियों के प्रकार हैं। ठीक है, पाबूची हो गया, पंडवाणी हो गया या भटाक्षरी हो गया। ठीक है, अक्षरी आ गया इसमें।
शिमला की किस पहाड़ी रियासत के दरबारी कवि शशि वंश विनोद के लेखक हैं? अभी अभी हमने इसको कवर किया था, तो शशि वंश विनोद के, ये नूरपुर आ गया इसका सही आंसर। हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन है वो हुआ था 2002 में। बिलासपुर में बोली जाने वाली बोलियों को किसने 6 भागों में बांटा? ठीक है, तो बिलासपुर में बोली जाने वाली बोलियों को 6 भागों में बांटने वाले थे टी ग्राहम बेल। ठीक है, नेक्स्ट, बघाटी बोली हिमाचल प्रदेश के किस इलाके में बोली जाती है? तो बघाटी बोली जाती है बेटा कहाँ? सोलन में बोली जाती है। नेक्स्ट, एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट के लेखक कौन है? ठीक है, एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट के लेखक हैं हमारे पास JPH बोगल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लुकिंग बैक किसकी आत्मकथा है? तो लुकिंग बैक जो है वो एक तरह से मेहरचंद महाजन की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखिए, सवाल है कि उपन्यास फायर ऑन द माउंटेन का लेखक कौन है? तो इनको लिखने वाली है अनीता देसाई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1904 में। नेक्स्ट, कुल्लू एंड लाहौल के लेखक कौन है? तो कुल्लू एंड लाहौल के लेखक आपके आ जाते हैं CG ब्रूस। मानव विकास सूचकांक का मापन के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर चूज करना है, इन ये 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया कि शिशु मृत्यु दर इसमें होती है क्या? इसका सूचकांक है, एक इंडिकेटर है, बिल्कुल है। चाइल्ड मोर्टेलिटी देखते हैं। प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP बिल्कुल देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा देखा जाता है। ठीक है, रुग्णता ये भी देखा जाता है। तो 4 ये आपका D ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इनकी जो आत्मकथा है इसका शीर्षक हमारे पास है लुकिंग बैक। अभी अभी हमने इसको भी देखा था। नेक्स्ट, त्वारिख जुब्बल कोहिस्तान शिमला के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं भगवान दास। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के चंबा और सिरमौर जिलों के शिक्षा के क्षेत्रों में पिछड़े खंडों के लिए 5 आदर्श विद्यालय स्वीकृत किए हैं। इनमें से कितने चंबा जिले में? ठीक है, तो आपको करंट अफेयर के हिसाब से भी कुछ न्यूज़ को ट्रैक करना होगा। फिलहाल इसका जो आंसर है वो है 4। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र और भाषा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता देखने को मिलते हैं YS परमार। नेक्स्ट, राज्य में लागू किए गए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की वित्त पोषण पद्धति क्या है? ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पर जो है वो टैक्स दिया जाता है? तो 90% जो है वो सेंटर देता है, 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है। एक करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जनसंख्या अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर हिमाचल प्रदेश में धूम्रपान मुक्ता की औसत प्रतिशतता दर क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 85.42% जो है वो ये रहता है। नेक्स्ट, जुलाई 1910 में A.H. फ्रैंके निम्नलिखित में से किस गांव में आए थे जहां की भाषा उन्हें पूर्ण रूपेण तिब्बती लगी? तो उन्हें तिब्बती लगने वाली भाषा कौन सी थी? मतलब कहाँ पर ये रुके थे? ये रुके थे पूह में। हिमालय की सांस्कृतिक विरासत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये कौन है? ये आपके KL वैद। ठीक, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ? कब ये बना था? तो इसका आंसर होगा 2010। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो किताब है ये लिखी हुई है आनंद चंद ने। ये दोबारा से आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ। आई होप आपको ये सवाल जो है वो समझ आए होंगे। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है वो 3 पोर्शन अभी तक कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन रहेगा वो है आर्ट एंड कल्चर। ठीक, तो आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करते थे। ठीक, पहला सवाल है कि पहाड़ी चित्रकला क्या है?
ठीक है। तो पहाड़ी चित्रकला भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये काल्पनिक नहीं है, ना ही तो ये ऑयल पेंटिंग होती है, ठीक है। ये कैसे है, ये भित्ति चित्र होते हैं, ठीक है। तो ऑयल पेंटिंग भी नहीं है, काल्पनिक भी नहीं है, भित्ति चित्र है, ठीक। नेक्स्ट, हिमाचल में पहाड़ी रुमाल हस्तकला को किस नाम से अधिक लोकप्रियता मिली है? तो आई थिंक आपको ये सबको आता ही होगा। कहाँ का रुमाल सबसे ज़्यादा फेमस है? तो चंबा का। तो चंबियाली रुमाल जो है वो, इसकी खासियत है, क्या खासियत है कि ये दोनों तरफ से सीधा होता है, ये उल्टा होता ही नहीं है। चाहे आप इसको उल्टा करके देखो, सीधा करके देखो, ये सीधा ही रहता है। मतलब इसकी जो कढ़ाई है, इसको ऐसे तरीके से निकाला जाता है, उल्टा सीधा एक बराबर लगता है। लवी मेला कहाँ पर लगता है? बहुत ही आसान है, तो ये आपको देखने को मिलता है रामपुर में। सुजानपुर टीरा का कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है या कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो है वो होली का मेला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक। नेक्स्ट सवाल है कि कुल्लू का दशहरा किस स्तर का मेला है? तो देखिए, कुल्लू का जो दशहरा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, ठीक है। कुल्लू किस त्योहार के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू जो है वो आपके दशहरे के लिए प्रसिद्ध है। मिंजर मेला कहाँ लगता है? बहुत आसान सवाल है। मिंजर मेला चंबा में लगता है। मिंजर क्या है? तो मिंजर होता क्या, अगर हम इसको देखें तो एक तरह से, वैसे तो ये चंबा का मेला है, ठीक है, चंबा का मेला है, पर मिंजर हम किसे बोलते हैं? एक तरह से धान का जो होता है ना सिल्ला, उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, तो ये हमने कर लिया चंबा का मेला। चंबा का मिंजर मेला कब लगता है? ठीक है, तो सवाल है कि ये कब लगता है? तो ये लगता है अगस्त में। नेक्स्ट, फाग मेला किस माह में लगता है? ठीक है, तो फाग मेला बेटा जो है ये आपका फरवरी में लगता है, ठीक है, फरवरी में लगता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए, नवरात्रि में कांगड़ा में कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है? तो काफी इंपॉर्टेंट है कि ये 2 बार होने वाला मेला कौन सा है? तो ये है ब्रिजेश्वरी मेला, ठीक है। ब्रिजेश्वरी मेला आपका साल में 2 बार लगता है, ठीक। हिमाचल प्रदेश में कौन सा मेला अंतर्राष्ट्रीय है? तो देखिए, कौन सा मेला हमारे पास यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है? तो एक है आपका दशहरा, ठीक है, बाकी ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं है। ढुंगरी मेला किसको समर्पित है? ठीक, तो आपका जो ढुंगरी मेला है ये हिडिंबा देवी को समर्पित है। नेक्स्ट, रामपुर का लवी किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये आपका व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, जो केरी सिंह का जो है वो एक ट्रीटी हुई थी इनके साथ में, ठीक है, तो उस समय से ये चला आ रहा है। नेक्स्ट, कांगड़ा जिले का ज्वालामुखी मंदिर किस वास्तु शैली में है? अभी अभी हमने इसका जो है वो करेक्ट आंसर किया था, तो ये आपका गुंबद शैली या डोम शैली में निर्मित है। नेक्स्ट, राजा गद्दन प्रेम गीत किस राजा द्वारा नोखू गद्दन को प्रवण याचना को चित्रित करता है? ठीक है, तो नोखू गद्दन और ये जो राजा है, ये नोखू गद्दन के साथ में किसका नाम जोड़ा जाता है? तो कांगड़ा के संसार चंद का नाम जोड़ा जाता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, कांगड़ा के ब्राह्मण समुदाय में प्रचलित श्राद्धेणा प्रथा से क्या अभिप्राय है? तो ये श्राद्धेणा होता क्या है? तो ये होता है कि हलवाहा की बेटी का नगर कोटिया परिवार में विवाह, उसे हम बोलते हैं श्राद्धेणा, ठीक। नेक्स्ट, भोजकी अभियान से कौन जाने जाते हैं? तो भोजकी अभियान से जाने जाते हैं यहाँ पर ज्वालाजी एवं नैना देवी मंदिरों के पुजारी, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? भोजकी अभियान से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भेंट और बिहागड़ा लोकगीत किस श्रेणी के हैं? ठीक है, इनकी श्रेणी पूछी गई है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे कि ये धार्मिक गीत है, ठीक है, जैसे भेंट गाते हैं, बिहागड़ा गाते हैं, ठीक है, तो ये देवी की हो सकती है, ठीक है, इस तरह से होता है। नेक्स्ट, ठीक है, चूड़ागढ़ और पगड़वंड प्रथाओं का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका संबंध है पैतृक संपत्ति के बंटवारे से, ठीक है। नेक्स्ट, कमला रानी और रोशनी देवी ने किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो इन्होंने नाम कमाया लोकगीत, लोकगीत गाती है। नेक्स्ट, किन्नौरी लोकगीत टिप्सी बांठनी की विषय वस्तु क्या है? तो बेसिकली किसके ऊपर है ये? तो सुंदरी किन्नौरी बाला को ईर्ष्या दग्ध उषा देवी द्वारा दिया गया श्राप, ठीक है, तो उषा देवी ने इन्हें जो है वो श्राप दे दिया था, तो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा गाना आपका लोकगीत है। नेक्स्ट आता है कि रियासती युग में चंबा में मिंजर उत्सव का श्री गणेश होता था,
तो ये आपको जो है वो इसका जवाब देना है। तो देखिए ये कब होता था, तो राजा द्वारा प्रातःकाल रघुवीर और लक्ष्मी नारायण मंदिरों में मिंजर के समर्पण यानी उनको चढ़ावा दे देते थे, उसके बाद यहाँ पर इसका जो है वो उद्घाटन या आरंभ हो जाता था। लाहौल घाटी का प्रमुख पारंपरिक व्यंजन थुप्पा विशेषकर किस समय बनाया जाता है? ठीक है, तो थुप्पा बनाया जाता है शीतकाल, ठंड के दिनों में थुप्पा बनाया जाता है। नेक्स्ट, सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय जोहड़जी मेला किससे संबंधित है? तो इसका जवाब आपका रहेगा, यह है गुरु नानक देव जी से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब इसका रहेगा। नेक्स्ट, क्यांग लोक नृत्य मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जुड़ा है? ठीक है, तो क्यांग लोक नृत्य जो है वो आपका जुड़ा हुआ है किन्नौर से। ठीक, नेक्स्ट आता है कि ढाटू क्या है? ठीक है, अगर आप हिमाचली हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि ढाटू क्या होता है, जो औरतें सिर पर पहनती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का सिर ढकने वाला वस्त्र ढाटू होता है। नेक्स्ट, मंडी का शिवरात्रि मेला कितने दिन चलता है? तो मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो 7 दिन तक चलता है। नेक्स्ट, उस गद्दड़ का क्या नाम था जिसे कांगड़ा के राजा संसार चंद को प्यार हो गया था? तो अभी अभी हमने देखा था, ये कौन सा है? नोखू, नोखू उसका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुलेर का कौन सा राजा कला विशेषकर चित्रकला का बड़ा संरक्षक था? ठीक है, तो ये कौन सा राजा था? गोवर्धन चंद। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा धार्मिक स्थलों में पशु बलि निषेध संबंधी आदेशों का कौन सी संस्था विरोध कर रही है? ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो है वो बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका विरोध किसने किया था, किस संस्था ने यहाँ पर किया था? तो कुल्लू देवी देवता कारदार संघ ने इसका विरोध किया। नेक्स्ट, मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि मेले को एक सांस्कृतिक त्योहार का रूप दिया? तो ये दिया था सूरज सेन ने, सूरज सेन। नेक्स्ट, पीर निगाह मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किस स्थान पर मनाया जाता है? ठीक है, तो किस स्थान पर मनाया जाता है ये मेला? ये मनाया जाता है बशोली में। ठीक है, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्योहार मुख्यतः गद्दियों द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, तो गद्दी जो है वो न्वाला मनाते हैं, ये शिव को समर्पित होता है, ये रात में होता है। ठीक है, न्वाला। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने में मनाया जाता है? ठीक है, तो नलवाड़ी मेला जो है वो मनाया जाता है अप्रैल। ठीक है, बिलासपुर में। दानव नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से मुख्यतः जुड़ा है? तो दानव नृत्य जो है ये आपका लाहौल स्पीति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसका चित्रकला में योगदान नहीं है? ठीक है, तो किसका योगदान नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, अमृता शेरगिल का है, उसके अलावा अबिंद्रनाथ का भी है, रवि वर्मा का भी है, राम सिंह का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। शिमला जिले की जुब्बल तहसील में हाटकोटी स्थित हटेश्वरी मंदिर की वास्तुकला शैली क्या है? ठीक है, तो हटेश्वरी मंदिर जो है वो किस शैली का बना हुआ है? तो आपको मैंने ये जो है वो अभी अभी बताया था। ठीक है, तो एक तरह से ये स्तूपाकार जो है वो शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, तो हाटकोटी हटेश्वरी मंदिर की हम बात कर रहे हैं, तो स्तूपाकार शैली या आप इसको पिरामिडिकल शैली भी बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपके यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट सवाल जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, इसे देखिए कि शिमला जिले, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट 40, कांगड़ा कलम की शैली की कांगड़ा की 18वीं शताब्दी की चित्रकला में निम्नलिखित में से किस वस्तु विषय पर चित्र नहीं है? ठीक है, तो कांगड़ा कलम शैली में कांगड़ा की 18वीं शताब्दी की चित्रकला में क्या चीज़ आपने रिप्रेजेंट अभी तक नहीं की है? तो यहाँ पर देखिए जयदेव की गीत गोविंद ये भी है, बिहार की सतसई भी है। ठीक है, जैसे कि पद्मावत इसमें नहीं है। ठीक है, केशवदास की रसिक प्रिया भी है, ये नहीं है। इस पर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, गुग्गा मंडली किस दिन गांव-गांव जाकर गुग्गा गाथा के गान की शुरुआत करती है? ठीक है, तो गुग्गा गाथा की शुरुआत जो है वो रक्षाबंधन के दिन होती है। नेक्स्ट, शिमला जिले के कुछ भागों में काल्टा, तेगटा, गांगटा और झारटा आदि उपनाम किस आधार पर रखे जाते हैं?
ठीक है, तो ये जो रखे जाते हैं आपके वंशज के मुखिया के नाम पर। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मसरूर में स्थित चट्टानों का निर्माण किस शताब्दी के आसपास हुआ था? ठीक है, तो इसका जो है वो 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, वाक्यांग लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो वाक्यांग जो लोक नृत्य है ये किन्नौर से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वाक्यांग लोक, ये तो कर लिया हमने। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन देखिए कि बुशहर रियासत में रीत विवाह की प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई? ठीक है, तो रीत विवाह की प्रथा जो है वो आपकी समाप्त हुई थी 1925 में। चंबा के राजा मेरुवर्मन के दरबार से जुड़े किस कारीगर ने भरमौर और छतरारी मंदिरों में अष्टधातु की मूर्तियां बनाई थी? तो देखिए ये बनवाई थी गुग्गा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुग्गा। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है, गुग्गा ने इनको बनाया था। नेक्स्ट, भुंडा और पर्व कुल्लू के जिले में, भुंडा पर्व कुल्लू के जिले में किस गांव से जुड़ा है? ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका निरमंड गांव में। ठीक है, निरमंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली भी और ज्योग्राफिकली भी, दोनों ही तरीकों से ये जो गांव है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रोरिक कला दीर्घा क्या है? ठीक है, तो रोरिक कला दीर्घा क्या है? कुल्लू जिले में नगर। ठीक है, ये आपका यहाँ आ जाता है। नेक्स्ट, तिचिंग मिचिंग या छेदपा या तीदरान शीशे किन्नौर जिले में निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? तो ये किसके प्रकार है? अगर हम इनकी बात करें तो ये है आपके सजा के प्रकार। ठीक है, अलग अलग टाइप की जो सजा है वो इसमें आती है। हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी ने प्रदेश के किस भाग से 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि खोजी जो आयुर्वेद से संबंधित है? देखिए ये इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, इसके ऊपर जितने स्टार लगाएंगे उतना ही कम है। बार बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है स्पीति घाटी। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है या फिर क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछा जा सकता है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग क्षेत्र में स्थित शिकारी देवी मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? तो अभी भी हमने जो है वो इसका आंसर जो है वो किया था, 10,000 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट, मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो मांगू जो है ये संबंधित है चंबा से। नेक्स्ट, डांगी लोक नृत्य है, कहाँ का है ये डांगी लोक नृत्य? चंबा का है। ठीक है, आई होप आपको ये जो चीज़ है ये समझ आई होगी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा गवर्नेंस। अब यहाँ पर हम सारे गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका पहला सवाल। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है यह कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो गवर्नेंस में जो भी आपके कुछ पॉलिटी के सवाल भी रहेंगे वो भी इसमें मैंने कवर कर दिए, सारे इसी में कवर्ड रहेंगे। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। ओके, तो पहला हमारे पास सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 42वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन किससे रिलेटेड है? मौलिक कर्तव्य से। बिल्कुल जी ठीक है, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। ठीक है, और 52nd जो संशोधन हुआ था वो दल बदल निरोधक कानून, जी बिल्कुल ठीक, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। नेक्स्ट 73rd संवैधानिक संशोधन पंचायती राज, बिल्कुल करेक्ट है ये, तो यहाँ पर पंचायती राज जो है वो आ गया, और 74th से आपकी म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल्स वगैरह आ गई। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है, बिल्कुल गलत, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, तो इसका संबंध जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से है। आपको जो है वो इसको बिल्कुल याद कर लेना है। अभी अगर आपने डिटेल में पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो इसको मेरे साथ आप अभी अभी याद करते जाइए, ताकि जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोमिनेंट है जो सवाल, वो सवाल मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा करके एचएस में पूछे गए हैं या नायब तहसीलदार में पूछे गए या किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, ऐसे सवाल इसमें है। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? तो आपका कौन हो सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है वो अध्यक्ष, ये सवाल है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जो सेवा में हो? जी नहीं, सेवा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो अगर वो मतलब रिटायर्ड हो तो वो हो सकता है। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जो सेवा में हो? बिल्कुल नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल करेक्ट, ये आपका हो सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ये नहीं, आपका सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की किस ग्राम पंचायत ने दिसंबर 2010 जनवरी 2011 के चुनाव में सर्वसम्मति से केवल सभी महिला सदस्य ही चुनी? तो किसने यहाँ पर चुना था? ये यहाँ पर हुआ है, ये अजूबा कामरू में, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, इसको सर्वसम्मति से इन्होंने महिला सदस्य को चुना था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 1950 के दशक में मुख्य विरोधी दल कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य विरोधी दल जो था वो था स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। दिसंबर 2010 और जनवरी 2011 के चुनाव में उपमंडल चुनावों का निचार उपमंडल के अनेक पंचायतों ने किस मुद्दे पर बहिष्कार किया था? ठीक है, तो यहाँ पर इनके पास में मुद्दा था करचम वांगटू जल विद्युत परियोजना के विरोध में। ये नहीं चाह रहे थे कि ये जो है वो यहाँ पर विद्युत परियोजना लगे, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट 7वां सवाल देखिए, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो उसमें शामिल होने वाली सबसे छोटी रियासत ठकुराई कौन सी थी? एक क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी कौन सी थी, तो इसका जवाब है रतेश। रतेश यहाँ पर सबसे छोटी आपकी रही रियासत रही, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो 8वां प्रश्न देखिए कि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि कुछ सही नहीं पूछा गया तो उसको पहले ही सर्कल कर लेना कि हमने इनकरेक्ट बताना है। कई बार ना ऐसा हो जाता है पेपर में आप कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है पेपर में, आप बैठे हो, प्रेशर भी होता है, टाइम लिमिट भी होती है, तो कई बार कन्फ्यूजन से आप जो है वो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर सकते हो। तो आपने पहले मार्क कर लेना कि नहीं, सही नहीं पूछा है, मतलब इनकरेक्ट आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं, तो देखिए पहला हमारे पास क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये करेक्ट है, इनके द्वारा ही की जाती है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इनका एक फिक्स्ड आपका टेन्योर होता है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। चलिए हमारा आंसर तो हमें मिल गया, बट फिर भी हम जानकारी के लिए जो है वो अगला स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। उसे अन्य उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया जा सकता है, जी ठीक। उसे प्रमाणित अभद्र व्यवहार या असमर्था के आधार पर हटाया जा सकता है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो आप देखो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो, ठीक है, तो न्यायाधीश को यानी कि इनके ऊपर जो है वो बर्डन नहीं बने और ये इम्पार्शली काम कर सके, इसलिए इनका टेन्योर, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो इन्होंने चीज़ बताई है, इनका टेन्योर, इनका टाइम पीरियड ऑफ सर्विस जिसे हम टेन्योर बोलते हैं, या फिर इनकी सैलरी, इनके अलाउंसेस जो है वो पहले ही फिक्स कर दिए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट इन्हें लुभा नहीं सके कुछ भी ऑफर करके, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है और बहुत हाईली पेड सैलरी होती है इनकी। नेक्स्ट रहता है हमारे पास, भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? ठीक है, आपके पास ना देखिए रिट्स होती हैं, ठीक है, रिट्स होती हैं, तो ये रिट्स क्या होती हैं, आपके आर्टिकल 32 के तहत रिट्स जारी करने की हमें जो है फंडामेंटल राइट है ये हमारा, जैसे हमारे संवैधानिक किसी भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, अगर उनका किसी का भी हनन होता है तो हम डायरेक्ट आर्टिकल 32 से रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी रिट्स होती है, जैसे हेबियस कॉर्पस होती है आपकी, ठीक है, सर्सरेरी होती है, प्रोहिबिशन होती है, तो इस तरह की आपकी इसमें रिट्स रहती है, 5 रिट्स आपकी टोटल इसमें रहती हैं, ठीक है। तो वैसे आपकी बोला है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है, ये सवाल है। तो ये उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों ही यहाँ पर ये काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर केबल लग जाए तो उसको आपने थोड़ा सा सोच लेना है कि नहीं, क्या ये सच में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सवाल कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का प्रावधान है? तो पंचायतों को किस पार्ट में देखिए रखा गया है, ये सवाल है, तो इसको रखा गया है पार्ट 9 में, ओके। नेक्स्ट आ जाता है कि विधायकी विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत किसमें आती है? तो किस सूची का, देखिए हमारी ना जो है वो सूचियां हैं, देखिए अलग अलग हमारे जो है वो लिस्ट हैं, ठीक है, हमारे 8 शेड्यूल के तहत आते हैं,
जैसे आपकी एक स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, फिर आपकी कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों ही काम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग लिस्ट में कुछ आपके सब्जेक्ट डाले गए हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो किस लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका समवर्ती सूची यानी कंकरेंट का पार्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अब तक पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं की आय का स्रोत नहीं है? तो इनको यहाँ से आय नहीं मिलती है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। देखो, गृह कर बिल्कुल ये भी है, टोल टैक्स भी है, फीस भी है, बस चुंगी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 10वीं सूची संविधान में जोड़ी गई है, उसका संबंध किससे है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि जो 10th आपका शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो है दल बदल कानून से, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से, ठीक है। आप किसी और पार्टी से जीत के जा रहे हैं और आपने जीतने के बाद जो है वो दल बदल दिया, तो उससे रिलेटेड है, ये जनता के साथ धोखा माना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के, ये तो हमने अभी भी कर लिया, दल बदल कानून इसका सही आंसर था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक पहचान देने की मांग की? तो ये जो मांग है ये सबसे पहले उठाई गई थी एलएम सिंघवी कमेटी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए पंचायती राज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई भी पेपर उठा करके देख लो, पंचायती राज से बहुत सवाल आते हैं। और हर बार, चाहे आप एचएस का सिलेबस देखो, एचएस के सिलेबस में भी डायरेक्ट मेंशन किया गया है कि पंचायती राज आपको पढ़ करके ही आना। चाहे आप यूपीएससी का सिलेबस देखो, इसमें भी डायरेक्ट बताया गया कि पंचायती राज तो पढ़ करके ही आना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका बोला, हिमाचल प्रदेश में लोक संपर्क विभाग कब स्थापित किया गया, ठीक है। तो लोक संपर्क विभाग जो है वो 1954 में इसको स्थापित कर दिया गया था। हिमाचल विधानसभा के सदस्यों की संख्या कब 36 से बढ़कर 41 की गई, ठीक है। तो इनके सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था और इसे बढ़ाया गया था 1954 में ही। निम्न में से किस आयोग या समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज मंत्री होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास एक पंचायती राज मंत्री की भी डिमांड जो है वो उठी, और किस समिति ने या किस आयोग ने ये बात कही थी, ये हमारे पास सवाल है। तो ये अशोक मेहता समिति ने ये चीज़ कही थी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को कब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, ठीक है। तो इसको मिली थी राष्ट्रपति की स्वीकृति 1954 में। 1954 बहुत ही हिस्टोरिक डेट है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बोला कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। ये भी आपको देख लेना। नेक्स्ट, इनमें से कौन से संशोधन या अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्था की स्थापना भारत में हुई, ठीक है। पंचायती राज संस्था, अभी मैंने आपको इसका आंसर अभी बताया था, तो इसका आंसर है बी। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसमें पंचायती राज हमारा फॉर्म में आता है। नेक्स्ट, सरकारी आयोग का गठन किस संबंध में हुआ था, ठीक है। तो जो सरकारी आयोग है ये केंद्र राज्य से संबंधित, इसके लिए इसका गठन हुआ, तो ये आपका ए ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो ये आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से राज्य के द्विसदनीय विधायिका नहीं है, ठीक है। अब देखिए, द्विसदनीय विधायिका कहाँ पर नहीं है, इसमें इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा, आप देखिए जम्मू कश्मीर तो आपका राज्य रहा ही नहीं, ठीक है। तो इसको तो आपने एलिमिनेट कर देना है यहाँ से, और आपका इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका नहीं है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता पाने के लिए क्या मापदंड है, ठीक है। तो राजनीतिक दल आप किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी आप या क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर अगर आपको बनानी है तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सवाल जो है वो पूछा गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि राज्य के चुनाव में 3% वोट या कम से कम 3 विधायक, ठीक है। ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, ठीक है। तो किस अनुसूची में जो है वो बताया गया है कि ये अनुसूचियां दी गई हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट,
अक्टूबर 1948 में भारतीय संघ में विलय के बाद बिलासपुर पार्ट सी स्टेट का चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो इसको किया गया था एनसी मेहता को। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कब चीफ कमिश्नर के स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया? ठीक है, तो चीफ कमिश्नर के स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो आ गए थे आपके 1952 में। ठीक है, अब देखिए ऐसा सवाल आपको आ जाए तो कंफ्यूज कर देता है। अब आपको 1952 याद होगा तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं क्या चीज़, क्या किस ऑप्शन को मार्क करें। चलिए ये तो एलिमिनेट हो गया, पर इन तीन में से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें भी आपका मार्च 1952 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ये चुनाव किस आयोग ने दिया था कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति एक कमेटी द्वारा की जानी चाहिए जिसके सदस्य प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री हो? तो ये चीज किसने बोली थी? ये चीज आपकी बोली गई थी पुंछी कमीशन या पुंछी आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है कि हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल का पहला और एकमात्र अध्यक्ष कौन था? तो हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल का पहला और एकमात्र अध्यक्ष कौन रहा है? तो ये रहे ठाकुर कर्म सिंह। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में छोटे और मध्यम कस्बों में शहरी संरचना विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यकारी संस्था कौन सी है? ठीक है, तो इसके लिए जो कार्यकारी संस्था है हमारे पास वो है लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में इस समय कितनी पंचायत समितियां हैं? ठीक है, इसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 77 पंचायत समितियां यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट आता है वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए ये 2016 का है। ठीक है, ये आपको जो है वो देख लेना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो है 3। नेक्स्ट, नोटा विकल्प का प्रयोग पहली बार किस चुनाव में हुआ था? ठीक है, तो नोटा विकल्प का प्रयोग जो है वो आपका पहली बार हुआ था 2013 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243H के अंतर्गत पंचायतों को दी जाने वाली सहायता या अनुदान राशि किस स्रोत से प्रदान की जाती है? तो कौन कहाँ से इनको जो है वो ये मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा भारतीय संचित निधि से। ठीक है, यहाँ से इनको जो है वो मिलता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा शिमला में। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले जो इनके लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन से थे? तो वो थे आपके लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच। ओके, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ये सवाल तो सबको आता ही होगा, यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल, ठीक है, तो S चक्रवर्ती। प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये थे हमारे पास न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो पहली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 36 थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रही विद्या स्टोक्स। ठीक है, विद्या स्टोक्स आपको याद रखना है। अच्छा, राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का जन्म कब हुआ? ठीक है, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा हमें कब मिला? ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? 25 जनवरी 1971 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो हिमाचल प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है ये आपका निकल करके आया था 25 जनवरी 1971 को ही। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि चीफ कमिश्नर राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? ठीक है, तो चीफ कमिश्नर राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया था 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में पहली विधानसभा किस वर्ष स्थापित हुई? ठीक है, किस वर्ष स्थापित हो गई थी ये? तो ये हो गई थी आपकी 1952 में। नेक्स्ट, शिमला में निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय है? ठीक है, तो किसका मुख्यालय है?
पश्चिमी कमान का नहीं है, उत्तरी का भी नहीं है, आर्मी प्रशिक्षण कमान का है, ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वर्ष 1952 में हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह। ठीक, यशवंत सिंह परमार ने नेतृत्व में एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल ने भाग सी से हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष कार्यभार संभाला? तो यशवंत सिंह परमार जो है वो कब यहाँ पर फॉर्म में आ गए थे? तो 1952 में। ठीक, नेक्स्ट, वर्ष 1953 में भाषाई राज्यों के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो इसका गठन जो है वो आपका हो गया, और इस आयोग का जो आपका अध्यक्ष है 1953 में कौन था उस समय? तो ये है आपके पास फजल अली। नेक्स्ट, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ये देश का कौन सा राज्य बन गया? ठीक है, तो ये देश का ये बन गया था आपका 18वां राज्य। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद हिमाचल प्रदेश को किस श्रेणी के राज्यों में शामिल किया गया? तो स्वतंत्रता के बाद इसे सी श्रेणी का राज्य बना दिया गया था, पार्ट सी में रखा गया था। बुढ़ा और सिंह नृत्य नाटक हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है रोडू जुब्बल से। किस वर्ष शिमला म्युनिसिपल कमेटी का स्थान शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लिया? तो यहाँ पर जो है वो कमेटी को काउंसिल बना दिया गया था, तो ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1978 में। नेक्स्ट, अगस्त 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने किस इमारत में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ये इमारतों पर ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं शिमला की, तो ये आपका था बोनस कोट, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के भाग 4 में इनमें से किसकी चर्चा की गई है? तो किसकी चर्चा की गई है भाग 4 में? ये की गई है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, जिन्हें हम डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं। भारतीय आम चुनाव 2014 लोकसभा का कौन सा चुनाव था? ठीक है, तो 2014 में जब बात की तो ये कौन सा चुनाव था? तो ये था आपका 16वां। ठीक, नेक्स्ट, 1951 से 52 में गठित पहली हिमाचल विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो मनोनीत यानी नॉमिनेटिव जो आपके सदस्य थे वो कितने थे? तो ये है 0। ठीक, नेक्स्ट, 1967 में गठित हिमाचल विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अभी अभी हमने जो है वो इस क्वेश्चन को किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, 1967 में इसकी संख्या बढ़ा करके 60 हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से किसे भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन के अंतर्गत सम्मिलित किया? ठीक है, तो आपको पता ही है किसको किया? नोटा को 2013 में पहली बार, तो ये आपने देख लेना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो आपका हिमाचल में नहीं है, जम्मू कश्मीर को यहाँ से आपने कर देना है एलिमिनेट। नेक्स्ट, 2012 में चुनी गई हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रों में चुने गए सदस्यों की कितनी संख्या? ठीक है, तो इसको आपने एक तो अभी करंट के हिसाब से भी देखना है, दूसरा मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पहला स्पीकर जो है वो कौन था? तो जयवंत राम। ठीक, नेक्स्ट, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई? ठीक है, तो किस समिति द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास रहेगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, तो मंडी जिले में विधानसभा निर्वाचित की कुल इनकी संख्या जो है वो 5 भी नहीं, 8 भी नहीं, 15, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको जो है वो याद रखने हैं, ये जो कुछ सवाल हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ से निकल करके आए पॉलिटी के, जो हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे देखिए, एक हम बात करें बार बार बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी की। ठीक है, इसकी स्थापना 1957 में। एक है आपकी अशोक मेहता समिति, ठीक है, इसकी 1977 में।
ठीक, उसके अलावा एक PV के राय कमेटी भी आई थी 1985 में। फिर आपकी एक आई है LM सिंघवी कमेटी 1986, और 1986 में आपकी एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई। फिर आपका 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ये हुआ 1989 में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1993 में। ठीक है, तो इन चीज़ों को रख लेना है आपने याद। ओके, अब 73rd से ही आपका पंचायती राज निकल करके आया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये चीज़ आपके यहाँ पर आ जाती है। ठीक, कुछ आर्टिकल्स जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिए हैं। ठीक, और ये सब चीज़ें आपकी रहती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाएगा। हाँ, तो अब हम बात करेंगे आपकी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो सवाल रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देख लेंगे, कुछ हम यहाँ पर और चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। ठीक, पहला सवाल है कि मनरेगा परियोजना, ठीक है, मनरेगा परियोजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आपके ग्रामीण रोजगार से संबंधित है। मनरेगा किससे संबंधित है? ग्रामीण रोजगार से संबंधित है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये आपकी स्टार्ट हुई थी यहाँ पर 1999 से 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल उधार योजना किस श्रेणी से संबंधित बच्चों तक सीमित है? तो ये है आपके BPL परिवारों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी परिवारों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से 2 हैं गरीबी रेखा से नीचे वाले जो BPL और गरीबी रेखा से ऊपर वाले APL। ठीक है, तो अन्य 2 कौन है? तो 4 में डिवाइड हुआ है ना ये आपका आवश्यक वस्तुओं का वितरण, तो 2 जो बच गए वो कौन है, ये सवाल है। तो इसका है अन्नपूर्णा और अंत्योदय परिवार, ये इसमें आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अब तक पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय संस्थाओं की आय का स्रोत नहीं है? तो ये जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं, चुंगी जो है वो इसका स्रोत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण लोगों के गृह निर्माण के लिए बनी है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो है इंदिरा गांधी आवास योजना जो है वो इसके लिए बनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सकल घरेलू पूंजी निर्माण के घटक कौन से हैं? ठीक है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण के घटक पूछे गए आपसे, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, अब देखिए यहाँ पर आपका सकल घरेलू बचत ये भी है और शुद्ध पूंजी आगत भी है। ठीक है, इनफ्लो भी इसमें रहेगा और सीधा विदेशी निवेश ये इसमें नहीं है। तो आपका कौन सा आंसर हो गया यहाँ पर करेक्ट? डी आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए अर्हता का मापदंड क्या है? तो यहाँ पर आपके लिए क्या चीज होना जरूरी है कि 2 से अधिक जीवित संतानें नहीं हो और उम्र 19 वर्ष से अधिक हो, ये चीज। नेक्स्ट, नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1982 में आपका नाबार्ड जो है वो बन गया था। ठीक, नेक्स्ट, लक्षित जन वितरण प्रणाली किस वर्ष से लागू की गई? ठीक है, तो ये की गई थी आपकी 1995 से। 2008 और 2009 में हिमाचल प्रदेश द्वारा विकलांग लोगों के लिए जारी की गई विस्तृत एकीकृत योजना क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सहयोग। नेक्स्ट, बेटी है अनमोल योजना प्रदेश में कब आरंभ की गई? तो ये आरंभ की गई थी जुलाई 2010 को। नेक्स्ट, 2012 से 13 वित्त वर्ष में हिमाचल प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि दर क्या थी? अब देखो ये कंपैरिजन के लिए यूज हो सकता है ये डेटा। ठीक है, और आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स में भी देख लेना है कि अभी आपका क्या डेटा चल रहा है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 6.1%। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो ये शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को। नीति आयोग में नीति का क्या तात्पर्य है? नीति का क्या मतलब है नीति आयोग में? तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आपका नीति आ जाता है नीति आयोग। ओके, नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश के किस खंड को नाबार्ड द्वारा जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि मंजूर की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऊना में अम्ब। यहाँ पर इन्हीं को ये चीज जो है वो सुविधा दी गई है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2013 से 14 में प्राथमिक क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है 15.3%। ठीक, नेक्स्ट, सितंबर 2014 तक बैंकों के लिए के किस वर्ग ने हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए? ठीक है, तो ये किए थे वाणिज्यिक बैंकों ने, ठीक है, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो ये आपके लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी भी आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों है? लिख लेना आपने। ये देखो कि 2020 तक सभी प्रतिक्षरण यानी कि इम्यूनाइजेशन सभी का कर देना है। ये चीज़ है आपका इंद्रधनुष, मतलब कि जो भी इंजेक्शन वगैरह लगते हैं वो लगवा लेने। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? ठीक है, तो इसका अनुमान लगाने का काम जो है वो कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल बोलते हैं हम इसे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो ये आपका आ गया CSO। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आपकी 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। योजना आयोग को किसमें तब्दील कर दिया गया है? तो आप सबको पता है कि नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र वर्ग की महिलाओं को गैस कनेक्शन खरीदने के लिए कितनी राशि उपदान के रूप में दी जाती है? सब्सिडी कितना मिलेगा इन्हें गैस सिलेंडर के लिए? तो इसका आंसर है 50%, अधिकतम सीमा 1300 रुपए। ठीक, नेक्स्ट आता है कि निम्न में से भारत सरकार की कौन सी नीति गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो ये है उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम किस बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? तो दूध गंगा स्कीम को चलाया जा रहा है आपका नाबार्ड बैंक की सहायता से। कौशल विकास भत्ते का लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है? तो इसके लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? 8वीं कक्षा पास। 2014 से 15 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में होम स्टे योजना के अंतर्गत लगभग कितनी इकाइयां पंजीकृत हैं? ठीक है, तो कितनी है यहाँ पर? ये है 576। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके बारे में? तो अभी भी हमने देखा कि गैस सिलेंडर जो है वो LPG सिलेंडर जो है वो मुफ्त में देना, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय योजना आयोग का क्या नाम है? तो अब इसका नाम नीति आयोग है। 2014 से 15 में किस स्वच्छता मुहिम के स्थान पर स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम शुरू किया गया था? ठीक है, तो किसके उसमें कर लिया गया था? निर्मल भारत अभियान को छोड़ करके, मतलब इसका ही नाम चेंज करके स्वच्छता अभियान जो है वो कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है 2010 से 11 की कृषि गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो क्या है? इसका आंसर है 87.95%। ठीक है, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के किस आयु वर्ग की किशोरियों को किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आयु जो है वो आपसे पूछी जा रही है, तो इसका आंसर है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को। हिमाचल प्रदेश में बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब पास हुआ? ठीक, तो ये आपका पास हुआ था 1976 में। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में रिश्ता, ठीक है, यानी RIASAHTA परियोजना किसके संदर्भ में है? तो रिश्ता परियोजना जो है ये है आपका LED पर आधारित सड़क प्रकाशीकरण परियोजना। ठीक है,
तो ये आपका आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, 2014 से 15 में हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था? ठीक है, तो 2001 में ये 100, तो अभी 2014 से 15 में कितना था? तो इसका आंसर है 225। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2017 से 18 में परिवहन क्षेत्र का कुल अनुमोदित योजना परिव्यय कितना था? ठीक है, तो ये कितना था? ये था आपका 1073 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, सन 1955 में किस बैंक का हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड में विलय हुआ? ठीक है, तो किस बैंक को यहाँ पर जो है वो मर्ज कर दिया गया था? ठीक है, तो ये इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो है महासू सेंट्रल सरकारी बैंक, सहकारी बैंक। नेक्स्ट, किन्नौरा और तिब्बतियों के मध्य कर मुक्त व्यापार किस सन तक जारी रहा? कब तक ये जो है वो यहाँ पर बिना टैक्स के व्यापार करते रहे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 1962। ठीक, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के 2017 से 18 में वित्तीय आयोजना में प्राथमिकता के अधिकार पर किस क्षेत्र को सर्वाधिक महत्ता दी गई है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सामाजिक सेवाएं, इसको सबसे ज्यादा महत्वता दी गई। नेक्स्ट आता है कि सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की जो स्थापना है वो हुई थी 1992 में। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक एनवायरनमेंट। अभी हम करेंगे आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चन कवर। ओके, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है वो है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आई होप आपको ये सबको आता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस देखिए हम मनाते हैं 5 जून को। ठीक है, कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ओके, 5 जून। अच्छा, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक है मीथेन। नेक्स्ट, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ठीक, तो इसको जो है वो लागू किया गया था 1974 में। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किसको प्रभावित करेगी? ये करती है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ठीक है, मतलब कि ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड होगी ये, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट, 2017 में पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मुख्य वायु प्रदूषक हैं? मेट्रोपॉलिटन शहर कौन से होते हैं? जहाँ पे मेट्रो चलती है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर है आपके पास 1 जून 2007 को। ठीक, नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलता है शिमला में। ओके, नेक्स्ट सवाल आ जाता है, राज्य स्तरीय पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार में प्रथम विजेता को कितनी नकद धनराशि दी जाती है? तो कितना हम उन्हें अमाउंट देते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 50,000 रुपये। पर्यावरण गांव योजना किन मूल्यों पर आधारित है? तो ये आधारित है पृथ्वी और लोगों की देखभाल करना। ठीक है, अच्छा, हॉर्न और टोके अभियान किन 2 शहरों में शुरू किया गया? तो ये जो है वो किया गया था आपका शिमला और मनाली में। नेक्स्ट, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा ध्वनि प्रदूषण हेतु शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया? तो यहाँ पर इस समय जो है वो किया गया था शोर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, मानव के कार्यकलापों का कार्बन उत्सर्जन के रूप में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? ठीक है, तो मतलब जो हमने काम किया या उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो उसका जो एनवायरनमेंट के ऊपर असर पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कार्बन पदचिह्न। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रदूषण से कुछ विश्वसनीय सूचक हैं। इसके क्या है, क्या सूचक है? तो इसका है लाइकेन और मॉस। ठीक, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किन 2 जिलों में चलाया जाएगा? ठीक है, तो ये कांगड़ा और चंबा में।
ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव फर्दर। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला सवाल है कि जोगिंदर नगर से पठानकोट रेल लाइन की पटरी कैसी है, ठीक है। तो ये पटरी कैसी है, ये सवाल है कि ये आपकी ब्रॉड गेज है, ये आपकी नैरो गेज है, ये कैसी है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये आपकी है नैरो गेज, ठीक। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भुंतर हवाई अड्डा अवस्थित है। कहाँ पर है भुंतर हवाई अड्डा, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आपके सामने ही है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, कुल्लू। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कब बना। तो इसका जो बना, ये कब बना है, 1974 में। हिमाचल प्रदेश के कितने नेशनल हाईवे हैं 2007 के अनुसार, ठीक है। इसको आपने करंट में देख लेना, अभी करंट में कि कितने NH हैं अभी हमारे पास टोटल, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं, इसका जवाब जो है वो है 15, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कांगड़ा जिले का बाथू पुल कब बनाया गया था, ठीक है। बाथू पुल जो है ये कब बना, तो ये बना है 1920 में। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, ठीक है। तो ये है आपके पास कांगड़ा का हवाई अड्डा। सोलन जिले में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, तो सोलन में है आपका जुब्राहाटी भी नहीं है, भुंतर भी नहीं, कांगड़ा भी नहीं, ठीक है। इसमें यहाँ पर इसका नहीं दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि शिमला कालका रेल मार्ग का छड़ी द्वारा सर्वे किसने किया था, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, छड़ी द्वारा सर्वे ये किया है भालखू राम के द्वारा। नेक्स्ट, कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष तैयार हुआ, ठीक है। तो ये आपका तैयार हो गया था 1906 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा शहर नैरो गेज लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जुड़ा हुआ है शिमला। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि कालका शिमला रेलवे लाइन का परिचालन वर्ष 1906 में शुरू हुआ था, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका निर्माण पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन के बाद हुआ, बिल्कुल नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कांगड़ा घाटी रेल मार्ग या मंडी पठानकोट रेल मार्ग में कितनी सुरंगें हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपको 2 सुरंगें देखने को मिलती हैं, ठीक। नेक्स्ट, कालका शिमला रेल मार्ग में सबसे लंबी सुरंग निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कालका शिमला में सबसे लंबी जो आपकी सुरंग आती है वो है बडोग, ठीक है। नेक्स्ट, पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गेज लाइन में किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई है 1926 में और आपकी कालका शिमला की 1906 में। नेक्स्ट, भारत में तार सेवा कब बंद की गई। तो तार सेवा जो है वो आपकी नवंबर 2010 में बंद कर दी गई थी। नेक्स्ट, हिमाचल पथ परिवहन कॉर्पोरेशन द्वारा किस बस अड्डे पर अपना स्टोर या मॉल खोला गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है पालमपुर। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में किराए में कितनी छूट दी गई है, ठीक है। तो इनको जो है वो छूट मिलती है 25% की। नेक्स्ट, ग्रीन कार्ड अगर आपके पास है तो 25% ऑफ। ब्रिटिश राज के दौरान शिमला में द हिमालयन एडवांटर्स और द शिमला एडवांटर्स के नाम से निम्न 2 स्थानीय थे। तो क्या यहाँ पर है आपका, तो इसका आपके पास आंसर रहेगा समाचार पत्र, ठीक है। क्या थे यहाँ पर, ये 2 समाचार पत्र थे, ठीक है। तो ये आपने इसको देख लेना है, ओके। तो ये चीज़ें आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें जो है वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है कि आपका जो नेशनल हाईवे NH1 और NH2 है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, GT रोड बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं GT रोड, ठीक है। और आपका जो NH1A है उसमें आपकी जवाहर टनल है, जवाहर सुरंग है, ठीक है।
तो जालंधर से जम्मू होते हुए जाती है, ये बनिहाल दर्रे को भी क्रॉस करती है। ठीक, उसके अलावा आपका जो NH47A है वो भारत का सबसे छोटा है, ये 6 किलोमीटर तक की है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये आपको जो है वो कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी है। ठीक, और यहाँ पर देखिए आप कि कुछ योजनाएं हैं हमारी। अच्छा, उसके अलावा एक परिवहन में और चीज़ें बता देती हूँ कि 1850 में कालका में ना जो आपका हिंदुस्तान तिब्बत सड़क है, ठीक है, वो जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया था 1850 में। ठीक है, इसका बनना शुरू हो गया था। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि 1877 में, ठीक है, मंडी में क्या हुआ था, मंडी में विक्टोरिया ब्रिज बना, विक्टोरिया ब्रिज बन गया था। और 1920 में बाथू पुल, ठीक है, बाथू ब्रिज बन गया था। ठीक है, ये भी आपको जो है वो याद रखना है। ठीक, तो ये आपके जो है वो दिमाग में ये सवाल जो है वो रहने चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट करेंगे सवाल सेंसस के। अब हम सेंसस देखिए, सेंसस जो है वो आपके वैसे तो 2021 में आने थे। ठीक है, 2021 में सेंसस आने थे पर आ नहीं पाए हैं कुछ कारणों की वजह से, जैसे कोविड-19 की कारण जो है वो सेंसस अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। तो अभी हम पुराने सेंसस को ही जो है वो आधार मान करके चलेंगे। ठीक है, पुराने सेंसस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि 2011 की भारतीय जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश और भारत के जनसंख्या घनत्व में लगभग क्या अनुपात है, मतलब कितना आगे पीछे आपका होता है भारत की जनसंख्या और इसकी, तो यह है 1:3। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो पूरे भारत की बात कर रहे हैं हम, तो ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, तो ऐसे सवाल ना आ जाते हैं आपको, तो ये आपको याद रखना है। तो ये चंबा। भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण की निम्नलिखित में से किस अवस्था या किस स्टेज पर है हम। ठीक है, तो यहाँ पर है कि जन्म दर में कमी परंतु मृत्यु दर में जन्म दर से अधिक कमी, यानी कि क्या होता है ना, आपका एक पिरामिड टाइप चलता है। ठीक है, इस तरह से चलता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो जन्म दर है वो कम हो गई है, बर्थ रेट कम है। ठीक है, पर जो डेथ रेट है वो और भी ज़्यादा कम है, क्योंकि हम अब एडवांस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह आ चुकी है, लोगों को टाइमली ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, तो लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं। नेक्स्ट, भारत में पुरुष साक्षरता 2011 की जनगणना में बढ़कर कितनी हो गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 80.90%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है। ठीक है, तो किस जिले में सबसे कम है ये सवाल पूछा गया, तो यहाँ पर है चंबा। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर मापने का सही विधि कौन सी है। देखिए, विधि जो है वो आपको छोटे एग्जाम्स पे नहीं पूछी जाएगी, बट हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर जरूर पूछा जा सकता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। हम देखते हैं कि एक वर्ष के दौरान शिशु मृत्यु की संख्या, उसको हम भाग करेंगे जो भी एक वर्ष के दौरान जीवित जन्म की संख्या होगी और उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में मृत्यु दर न्यूनतम रही है। ठीक है, किस राज्य में मृत्यु दर जो है वो सबसे कम रही है, तो ये रही है पश्चिम बंगाल में। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का जनसंख्या के घनत्व में घटते क्रम में सही क्रम पहचानिए। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले ऊना, फिर बिलासपुर, फिर सोलन, फिर मंडी। ये आपका सही तरह से जो है वो घटते क्रम में इसको अरेंज किया गया। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश और भारत में शहरी जनसंख्या का क्रमशः प्रतिशत क्या है। तो शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत अगर हम देखें तो ये कितना है, ये है हमारे पास ये 10.303 और 13.16%। ओके, नेक्स्ट आता है ये शहरी और आपका आ जाता है। नेक्स्ट
2011 जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 ईस्वी के मध्य हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हमें देखने को मिला है, तो ये देखने को मिला है 12.94%। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, तो ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, घनत्व की बात करें हमीरपुर में, क्योंकि एरिया कम है और ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात क्या है, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 972 है टोटल, ओके, मतलब प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले अगर हम देखें तो 972 महिलाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः कितनी है, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका, तो इसका है कि 89.53 एवं 75.93, तो पुरुष आपके इतने ज़्यादा साक्षर हैं और महिलाएं थोड़ी कम हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र आपको पता ही है कौन है, लाहौल स्पीति, ठीक। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ जाता है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये है कांगड़ा। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कितने प्रतिशत लोग गाँव में रहते हैं, तो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी प्रतिशतता अगर हम देखें तो 89.96, तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अभी भी गांव में रहते हैं। अभी रिसेंट सेंसस आएंगे तो उनका भी हमें कुछ पता चल ही जाएगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात क्या था, ठीक है, तो क्या था 968, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, ठीक है, तो सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है चंबा में। चंबा बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, तो चंबा में आपको देखने को मिलेगा। भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण की निम्नलिखित में से हम कौन सी स्टेज पर है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, जन्म दर में कमी परंतु मृत्यु दर में उससे भी अधिक कमी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है, तो महिला सबसे कम साक्षर कहाँ पर होती है, चंबा में होती है। हिमाचल प्रदेश में छोटे और मध्यम कस्बों में शहरी संरचना विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यकारी संस्था कौन सी है, तो इसके लिए जो कार्यकारी संस्था है वो है हिमुडा। हिमुडा को याद रखना आपने कि जो कस्बों में शहरी संरचना का विकास करवाने का काम करेगी वो है हिमुडा। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का जनसंख्या के घनत्व के घटते क्रम में सही क्रम पहचानिए, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी आ जाती है। तो इसका अभी भी हमने किया है, ऊना, बिलासपुर, फिर सोलन एंड मंडी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2011 जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश और भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो इसका क्रमशः आपको प्रतिशत बताना है, शहरी और जनसंख्या भारत, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश और भारत की शहरी जनसंख्या का बताना है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हमने अभी अभी देखा है 10% आपका हिमाचल में और 31 आपका पूरे इंडिया में, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी रहती है। नेक्स्ट, कि 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य में लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आए हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको लिंग अनुपात देखने को मिलता है। 2011 जनगणना के अनुसार सन 2001 और 2011 के मध्य हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो कितना हम यहाँ पर बढ़ गए हैं, कितना राइज कर चुकी है हमारी जनसंख्या, ये है 12.94%। नेक्स्ट, 2001 से 11 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक दर्ज की गई है, सबसे अधिक वृद्धि जो है वो ऊना में हो रही है, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी आ गई। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या था, ठीक है, प्रति वर्ग के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जनसंख्या घनत्व ये रहा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही है, तो इसका आंसर है आपका ऊना। ऊना में ही हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि को देखा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें जो कि हमारा पीपल ऑफ हिमाचल, हिमाचल के लोग, ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास जो है
सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में आदि मानव के अस्तित्व का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हमें कांगड़ा व्यास घाटी से, जी बिल्कुल ये भी ठीक है। नेक्स्ट, ये करेक्ट है आपका। सिरसा सतलुज घाटी से, ये भी करेक्ट है। मारकंडा घाटी से भी और उपरोक्त सभी, तो ये आपके डी आंसर जो है वो इसका हो जाता है। नेक्स्ट, चंबा में कोलियों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है हाली के नाम से। नेक्स्ट, खर्ष मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो खर्ष जो है वो आपके निवासी थे मध्य एशिया के। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कनैत को क्या कहा गया है। ठीक है, कनैत को जो है वो यहाँ पर कहा गया है कुनिंद या कुलिंद, दोनों ही कहा गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पूजा करने वाले ब्राह्मणों को बिलासपुर में किस नाम से जाना जाता है, तो पूजा करने वाले ब्राह्मणों को यहाँ पर भोजकी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था नैना देवी का, है ना, भोजकी होता है यहाँ पे पुजारी। पहाड़ों पर ऋण देने वाले दुकानदारों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इन दुकानदारों को कहते हैं बोहरा। नेक्स्ट, सूद अपनी उत्पत्ति स्थल किसे मानते हैं, तो सूद अपनी उत्पत्ति स्थल मानते हैं सरहिंद को। हिमाचल में सूद की कितनी उपजातियां हैं, तो हिमाचल में जो सूद की उपजातियां हैं वो हैं 52। मुखिया, वजीर और महार नाम कनैतों की उपजातियां किस क्षेत्र में आबाद है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है शिमला। नेक्स्ट, कांगड़ा क्षेत्र में घिर्त कौन है, तो कांगड़ा क्षेत्र में घिर्त होते हैं कृषक। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये यूजफुल लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं कुछ कि इस टॉपिक पर आप वीडियो लेकर के आइए, तो मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी। ओके, और फर्दर अगर आपको किसी भी कोर्स के लिए कोई भी जानकारी चाहिए हो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी भी कोर्स की जानकारी के लिए। थैंक यू।